बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लिमिटेशन एक्ट का पार्ट 3 स्टडी करने लगे हैं, जो है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 9 में पढ़ा था कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम, कि जब एक मरतबा पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाए तो उसके बाद नो सब्सिक्वेंट डिसएबिलिटी और इनएबिलिटी टू सू स्टॉप्स है। मगर इस सेक्शन 9 की सर्टेन एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन तो सेक्शन 9 के प्रोवाइजो के अंदर दी गई है, जबकि बाकी एक्सेप्शन पार्ट 3 में दी गई है, सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 16 तक। इन एक्सेप्शंस को स्टडी करते हुए हम चंद अल्फाज बार बार देखेंगे। एक ये कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम और दूसरा है शैल बी एक्सक्लूडेड। इसका मतलब ये है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन के स्टार्ट होने के बाद अगर हमारा कोई पार्टिकुलर टाइम पीरियड इन सेक्शंस में से किसी के अंदर फॉल करता है, तो वो पार्टिकुलर टाइम पीरियड हमारे पीरियड ऑफ लिमिटेशन से निकाल लिया जाएगा। उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करके हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन गिना जाएगा। हम सेक्शन 12 की तरफ आते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले जब भी आप लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे हो तो आपने ये बात मद्देनजर रखनी है कि कोई पार्टिकुलर सेक्शन किस किस चीज पे अप्लाई हो रहा है। सूट पे अप्लाई होता है, अपील पे अप्लाई हो रहा है, या एप्लीकेशन पे अप्लाई हो रहा है। सेक्शन 12 को हम स्टडी करते हैं। जो सेक्शन 12 है ये इन तीनों चीजों पे अप्लाई हो रहा है। It applies on suit, it applies on appeal, and it applies on application as well. सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 हमें यह बताता है कि जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन, चाहे वो किसी सूट का है, अपील का है या एप्लीकेशन का है, रेकंड हो, स्टार्ट हो, तो ये जिस दिन से रेकंड होगा उस दिन को नहीं गिना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉज ऑफ एक्शन आज वाकई होता है तो सूट का पीरियड ऑफ लिमिटेशन आज से शुरू नहीं होगा बल्कि कल से गिना जाएगा। इसका सबसेक्शन 2 जो अपेलेट कोर्ट से डील करता है, वो हमें यह बताता है कि जब भी आप कोई अपील फाइल करते हैं, देखें अपील हम किन किन चीजों के खिलाफ फाइल करते हैं, या तो अपील अगेंस्ट डिक्री होगी, या अपील अगेंस्ट ऑर्डर होगी। ये ऑर्डर्स हमें बताए गए हैं सेक्शन 104 ऑफ सीपीसी या ऑर्डर 43 रूल 1 के अंदर। वो ऑर्डर्स दिए गए हैं जिनके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं। या तीसरी चीज, किसी सेंटेंस के खिलाफ हम अपील करेंगे। सिमिलरली दूसरे नंबर पे ये हमें बताता है कि लीव टू अपील जब हम फाइल करते हैं, ये अमूमन हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं। तो जब हम अपील फाइल कर रहे हैं या लीव टू अपील फाइल कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम जिस चीज के खिलाफ ये अपील कर रहे हैं हमें उसकी कॉपी चाहिए होगी, चाहे किसी ऑर्डर के खिलाफ कर रहे हैं, डिक्री के खिलाफ कर रहे हैं, सेंटेंस के खिलाफ कर रहे हैं। इसी तरह जो तीसरी चीज है वो है रिव्यू ऑफ अ जजमेंट, एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट। तो जिस जजमेंट के रिव्यू की एप्लीकेशन दी है, ये जो हमारी जजमेंट कंप्लेन ऑफ है, जिसके खिलाफ हमने कंप्लेन की है, तो इस जजमेंट की भी हमें क्या चाहिए होगी, कॉपी चाहिए होगी। तो इसका सबसेक्शन 2 हमें ये बताता है कि इन चीजों की कॉपी लेने में जो रिक्विजिट टाइम पीरियड, जो मुनासिब वक्त दरकार होगा, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर लिया जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन से। इसका जो तीसरा सबसेक्शन है वो हमें ये बताता है कि अगर हमने डिक्री के खिलाफ अपील की है, वेयर डिक्री इज अपील्ड, या इस डिक्री के खिलाफ हमने रिव्यू की एप्लीकेशन दी है, वेयर डिक्री इज अपील्ड और रिव्यूड फ्रॉम और सॉट टू बी रिव्यूड। देखिए यहां तो हमने पढ़ा है ना कि हमने अपील अगेंस्ट डिक्री की है तो हमें डिक्री की कॉपी चाहिए होगी, लेकिन जब हम अपील अगेंस्ट डिक्री करते हैं तो हमें डिक्री के साथ साथ उस जजमेंट की भी कॉपी चाहिए होती है जिस जजमेंट पे ये डिक्री जो है
स्टैंड कर रही है, जिस पे इसकी फाउंडेशन है। तो सब सेक्शन 3 हमें ये बताता है कि इसके लिए भी जो रिक्विजिट टाइम पीरियड हमें दरकार है वो एक्सक्लूड कर लिया जाएगा टोटल पीरियड ऑफ लिमिटेशन में से। अब इसके बाद आता है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 हमें ये बताता है कि अगर हम एप्लीकेशन देते हैं टू सेट असाइड एन अवार्ड, टू सेट असाइड एन अवार्ड, तो जाहिर बात है हमें इस अवार्ड की कॉपी चाहिए होगी जिसके खिलाफ हम जा रहे हैं। तो जितना इसकी कॉपी लेने में रिक्विजिट टाइम पीरियड लगेगा वो टाइम पीरियड पीरियड ऑफ लिमिटेशन में से एक्सक्लूड कर लिया जाएगा। अब इसका सेक्शन 5 हमें ये बताता है कि ये जो वर्ड हमने बार बार यूज किया है रिक्विजिट टाइम पीरियड, इसका क्या मतलब है। रिक्विजिट टाइम पीरियड का मतलब ये है कि वो दिन जिस दिन हमने कॉपी के लिए अप्लाई किया, जितना वक्त कॉपी तैयार होने में लगा, और जिस दिन हमें प्रॉपरली इंटीमेट किया गया कि आपकी जो कॉपी है वो रेडी फॉर डिलीवरी है, ये तमाम दिन इस रिक्विजिट टाइम पीरियड के अंदर शामिल हैं। वो जो एक माल प्रैक्टिस है कि कॉपी के लिए अप्लाई कर दी और लेने 3 महीने 4 महीने नहीं गए, तो वो माल प्रैक्टिस को ये जो सेक्शन है ये ब्लॉकेज लगा रहा है कि आपने कॉपी के लिए अप्लाई किया और जिस दिन आपको इंटीमेट कर दिया गया कि आपकी कॉपी रेडी फॉर द डिलीवरी है, उस दिन तक, सिर्फ उस दिन तक जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो नहीं गिना जाएगा। आप अगर लेट लेने जाते हैं तो आगे वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो चुका होगा, वो गिना जा रहा होगा। ये था हमारा सेक्शन 12, इंतहाई आसान सा सेक्शन है। सब सेक्शन 5 हमें ये कहता है कि सब सेक्शन 2 में, 3 में और 4 में जो वर्ड रिक्विजिट टाइम पीरियड यूज किया गया है, ये कॉपी अप्लाई करने से लेकर उस दिन तक जब आपको प्रॉपरली इंटीमेट किया जाएगा कि कॉपी इज रेडी फॉर डिलीवरी, इसमें ये टाइम पीरियड शामिल है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है ऑफ डिफेंडेंट्स अब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ डिफेंडेंट्स अब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, कि अगर डिफेंडेंट पाकिस्तान से बाहर चला गया है तो वो पार्टिकुलर टाइम पीरियड पीरियड ऑफ लिमिटेशन में नहीं गिना जाएगा। लेकिन फिर वही सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये अप्लाई किस चीज पे होता है, इट ओनली अप्लाइज टू सूट। अगर आपने सूट फाइल करना है और आप पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं तो जितना अरसा आप बाहर रहेंगे वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा, ये अपील पे और एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं होता। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 14 ऑफ प्रोसीडिंग्स बोना फिडे इन कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 14 पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हमने किसी कोर्ट के अंदर अपना दावा दायर करना है, लेकिन मसला हमारे साथ ये हुआ है कि जिस कोर्ट में जाके हमने अपना दावा दायर किया है वो उसकी प्रॉपर जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, और ये बात हमें 2 साल बाद, 3 साल बाद जब केस पेंडिंग था, हमें जाके पता चली कोर्ट ने हमारा सूट जो था वो डिसमिस कर दिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस प्रॉपर कोर्ट में जाएंगे जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, और जितना अरसा हम इस कोर्ट के सामने बोनाफाइडली प्लीड करते रहे हैं, प्रोसीड करते रहे हैं, वो अरसा हमारे पीरियड ऑफ लिमिटेशन से एक्सक्लूड कर लिया जाएगा। दिस इज वन केस। सेकंड केस में क्या होगा कि हम कोर्ट के सामने गए, हमने अपना दावा दायर किया, उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, कोर्ट को भी पता नहीं चला, हम भी अपना केस प्रोसिक्यूट करते रहे, डिफेंडेंट्स भी आ गए, केस चलता रहा और उस केस का फैसला हो गया। अब उस फैसले के खिलाफ हम चले गए अपील में। अपील में जाके हमें पता चला कि ये तो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी कि वो इस मामले को सुने, और वहां पे जाके हमारा जो दावा था वो खारिज हो गया, जाहिर बात है क्योंकि उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। तो इन दोनों केसेस में क्योंकि हम बोनाफाइडली किसी कोर्ट के पास गए थे जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, तो जो टाइम पीरियड हमारा केस प्रोसिक्यूट करने में लगा है वो एक्सक्लूड हो जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन से। यहाँ पे एक तीसरी चीज है जिसके साथ आपने इसको मिक्स नहीं करना, वो ये कि पहले हम जिस कोर्ट के पास गए उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है हमारे केस को सुनने की, उसने फैसला कर दिया। अब उस फैसले के खिलाफ जो हमने अपील करनी थी, फॉर एग्जांपल वो हमने करनी थी हाई कोर्ट में, हमने अपील कर दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
तो अब अपील में जो हमने गलत फॉर्म चूज किया है उस पे सेक्शन 14 अप्लाई नहीं होता, उस पे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सेक्शन 5 एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 5 थ्योरेटिकली अपील्स पे अप्लाई होता है, और इस मामले में अगर हम अपील में गलत फॉर्म चूज कर लेते हैं तो हम सेक्शन 5 में जाएंगे। अब उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको सेक्शन 14 क्लियर होगा कि जब हम इनिशियली किसी रॉन्ग कोर्ट में चले जाते हैं जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं होती, आया हमें उस कोर्ट के अंदर जब केस चल रहा हो पता चल जाए, या जब हम उसके खिलाफ अपील में हो उसी कोर्ट के जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी उसके फैसले के खिलाफ तब हमें पता चल जाए, तो इन दोनों केसेस में अगर हम बोनाफाइड हो तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाता है टोटल पीरियड ऑफ लिमिटेशन से। अब हम आते हैं सेक्शन 14 के एनालिसिस की तरफ। सेक्शन 14 इन कंपेयर्ड विद सेक्शन 5, जो सेक्शन 5 है वहां पे आप देखेंगे वर्डिंग है मे बी एडमिटेड, वहां पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो एक केस को एडमिट करती है या नहीं करती। सेक्शन 14 में शैल बी एक्सक्लूडेड, अगर हम बोनाफिडे साबित कर देते हैं तो ये टाइम पीरियड लाजमी तौर पे एक्सक्लूड होगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन में। बट सेक्शन 14 applies to two things, suit and application, it does not apply to appeals। सेक्शन 14 का हम एनालिसिस करते हैं। एक प्लेंटिफ है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, जो कि प्रोसिक्यूट कर रहा है सिविल प्रोसीडिंग्स, क्यूटिंग द सिविल प्रोसीडिंग्स। अब ये जो प्लेंटिफ प्रोसिक्यूट कर रहा है सिविल प्रोसीडिंग्स को, अब ये कहां पे हो सकती हैं, अभी हमने पढ़ा था, या तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में भी हो सकती है, ट्रायल कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी ये चला गया, या उस ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे का फैसला कर दिया और अब ये उसके खिलाफ अपील में गया हो, either in a court of first instance or in a court of appeal, so that time period shall be excluded। बट दो कंडीशंस हैं। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि पहला जो सूट ये हमने फाइल किया है जो हमारा वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से खारिज हो गया है, और अब हम उसको प्रॉपर कोर्ट में फाइल करने जा रहे हैं जिसकी जुरिस्डिक्शन है, वो सूट जो पहले हमने फाइल किया था और जो अभी फाइल करने जा रहे हैं, दे बोथ बी फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। और दूसरी जो इस सेक्शन की प्राइमा फेसाई रिक्वायरमेंट है वो ये है कि प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ, प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ। हमने बोनाफाइडली जो है अपना केस एक कोर्ट में फाइल किया था, हमें पता नहीं चला जिस केस की जुरिस्डिक्शन नहीं है, और बाद में हमें जाके पता चला प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ। अच्छा, यहाँ पे ये वर्ड प्लेंटिफ मेंशन है और सिविल प्रोसीडिंग्स मेंशन है, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे भी सेक्शन अप्लाई नहीं होता। और दूसरी चीज, आपका प्लेंटिफ होना जरूरी है, ये नहीं कि जो पहला दावा दायर हुआ आप उसमें प्लेंटिफ नहीं, आप उसमें डिफेंडेंट के तौर पे थे और वो दावा चलता रहा, और जब बाद में जाके पता चला कि जी ये जो दावा है ये तो इस कोर्ट में फाइल ही नहीं हो सकता, और प्रॉपर कोर्ट में जब फाइल करने गए तो फिर आप डिफेंडेंट से स्विच करके आप प्लेंटिफ बन गए, आपको याद है कि जी यहाँ पे मेरे ये वाले राइट इंफ्रिंज हो रहे हैं और उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन गुजर चुका है, तो कोर्ट आपका केस इंटरटेन नहीं करेगी, लेकिन उस प्लेंटिफ का इंटरटेन करेगी जिसने पहले दावा फाइल किया था। तो इसमें एक प्लेंटिफ होना जरूरी है, सिविल प्रोसीडिंग्स होना जरूरी है, और सेम कॉज ऑफ एक्शन हो, और प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ हो। ये तो है सूट के केस में। अगर हमने कोई एप्लीकेशन दी है तो एप्लीकेशन के केस में क्या होता है, एप्लीकेशन में कॉज ऑफ एक्शन की जगह हम क्या मांग रहे होते हैं, उसमें हम कोई रिलीफ मांग रहे होते हैं। तो एप्लीकेशन में शर्त ये है कि सेम रिलीफ होना चाहिए जो पहले हमने मांगा था, और दूसरी चीज जिस पार्टी के खिलाफ मांगा था सेम पार्टी होनी चाहिए। अगर हम एप्लीकेशन किसी रॉन्ग फोरम पे फाइल कर देते हैं
और जिसमें वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से डिफेक्ट है तो हम उसको सही जगह पे आगे फाइल करेंगे। शर्त यह है कि एप्लीकेशन में वही सेम रिलीफ होना चाहिए और वही सेम पार्टी होनी चाहिए। अब इन दोनों सेक्शंस के अंदर जो वर्ड यूज किया गया है डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन और अदर कॉजेज ऑफ लाइक नेचर, कि जुरिस्डिक्शन के डिफेक्ट की वजह से या इस तरह के किसी और कॉज की वजह से। और इसकी एक्सप्लेनेशन 3 के अंदर बताया गया है कि मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज और कॉजेज ऑफ एक्शन, इनको भी हम लेंगे बतौर अदर कॉजेज ऑफ लाइक नेचर जो डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन में आते हैं। अब हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन 1 और 2 की जानिब। जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो बड़ी सिंपल है, जो हमें ये बताती है कि जिस दिन हम दावा दायर करेंगे और जिस दिन हमारा दावा खारिज होगा, ये टोटल टाइम पीरियड इसके दरमियान वाला और ये दोनों दिन एक्सक्लूड कर लिया जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन से, ये दोनों नहीं गिने जाएंगे। और जो सबसेक्शन 2 है, एक्सप्लेनेशन 2 है, वो हमें ये बताती है कि अगर इवन हम अपील भी रेजिस्ट कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से हमारा दावा खारिज हो गया, हम अपील में आ गए और अपील रेजिस्ट कर रहे हैं, तो इसको भी इस सेक्शन के हद तक हम कहेंगे कि प्रोसिक्यूटिंग द प्रोसीडिंग्स, बिकॉज फिर अपील को प्रोसिक्यूटिंग द प्रोसीडिंग नहीं कहा जाता नॉर्मली। तो उम्मीद है सेक्शन 14 आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 15 की तरफ। सेक्शन 15 डील्स विद एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग्स आर सस्पेंडेड, कि वो वक्त जिसमें जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सस्पेंड हो। जो सेक्शन 15 है ये दो चीजों पे अप्लाई होता है, इट अप्लाइज टू सूट एंड सेकेंडली इट अप्लाइज टू एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। देखिए, जब भी हम सूट को इंस्टीट्यूट करते हैं या सूट की जब भी इंस्टीट्यूशन होती है और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री में जब हम एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं, और अगर इन दोनों सूरतों के अंदर सूट की इंस्टीट्यूशन या एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री की एग्जीक्यूशन स्टे हो जाए ड्यू टू इंजंक्शन और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो इन दोनों सूरतों के अंदर, इंजंक्शन की सूरत में भी या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की सूरत में, वो वक्त जितने अरसे तक ये ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा, टाइम ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ ऑर्डर, एंड सेकेंडली वो दिन जब ये ऑर्डर इशू किया गया और वो दिन जब ये ऑर्डर विथड्रॉ किया जाएगा, व्हेन इट वाज विथड्रॉन, ये तमाम का तमाम टाइम पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये हमें सेक्शन 15 का सब सेक्शन 1 बताता है। जो इसका सब सेक्शन 2 है वो हमें ये बताता है कि व्हेन इट इज नेसेसरी अंडर द लॉ to give the person intended to be sued the notice of such intention, कि हमने किसके खिलाफ कोई दावा दायर करना है और लॉ हमें बाइंड कर रहा है कि हम उसको नोटिस दें पहले प्रायर, तो इस सूरत में जो नोटिस का टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड कर लिया जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन से। फॉर एग्जांपल सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी में जब हम किसी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई सूट फाइल करना चाहते हैं तो हमें उनको नोटिस देना होगा और उसके 2 महीने तक वेट करना होगा, 2 महीने के बाद जाके हम कोई सूट फाइल करेंगे। तो अब ये जो 2 महीने का टाइम पीरियड है ये एक्सक्लूड कर लिया जाएगा हमारे पीरियड ऑफ लिमिटेशन से। दिस इज सेक्शन 15 सब सेक्शन 2। अब हम आते हैं सेक्शन 16 की तरफ, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग्स टू सेट असाइड द एग्जीक्यूशन सेल आर पेंडिंग। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री चल रही है
और कोर्ट ने एग्जीक्यूशन के लिए प्रॉपर्टी की ऑक्शन का ऑर्डर किया है, और वो जो प्रॉपर्टी है वो सेल हो रही है, और वो प्रॉपर्टी हम जाके खरीद लेते हैं। अब हम इनका एक नाम रख लेते हैं कि हम इसमें परचेजर हैं, और ये प्रॉपर्टी किससे खरीद रहे हैं? ये प्रॉपर्टी कोर्ट सेल में हम खरीद रहे हैं। अब एग्जीक्यूशन चल रही थी, वहां पे कोर्ट सेल हुई, हम परचेजर बन गए, हमने वो प्रॉपर्टी खरीद ली। अब प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उस प्रॉपर्टी का अगर हमें कब्जा नहीं मिल रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम सूट फॉर पोजेशन फाइल करेंगे, सूट फॉर पोजेशन। अब सूट फॉर पोजेशन की भी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन इस दौरान क्या हुआ? कोर्ट सेल हुई, हम परचेजर बने, अभी हमने सूट फॉर पोजेशन फाइल करना था कि इस सेल के अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, प्रोसीडिंग्स टू सेट असाइड द सेल। सेट असाइड द सेल, यानी कि जो हमारी वैलिडिटी ऑफ सेल है वो ही अंडर कंट्रोवर्सी आ गई। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में हमें अभी पोजेशन तो नहीं मिलेगी, हमें पहले वेट करना पड़ेगा जब तक प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल का फैसला नहीं होता, जब तक ये कंट्रोवर्सी हल नहीं हो जाती। तो जितने अरसे तक ये प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी, ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, वो पीरियड हमारे पीरियड ऑफ लिमिटेशन से एक्सक्लूड कर लिया जाएगा। जब कोर्ट इसका फैसला कर लेगी, उसके बाद फिर हम अपना सूट फॉर पोजेशन फाइल करेंगे। देखें सेक्शन 16 की जो वर्डिंग है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब फॉर अ सूट फॉर पोजेशन, सूट फॉर पोजेशन बाय अ परचेजर एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, जिसको हमने कोर्ट सेल कहा है, द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल आर हैज बीन प्रोसिक्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड। तो इस टाइम पीरियड को हम नहीं गिनेंगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 3 के जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं उनको देखेंगे। अल्लाह हाफिज।